आज की कहानी का नाम है परंपरा। मौसम अपने रंग बदल रहा था। दिन की तीखी धूप हल्की गुनगुनी हो रही थी और रात का गुनगुना मौसम हल्का सर्द हो चला था। ये त्योहारों का आगमन था, जिनकी तैयारियों के उल्लास से हर जगह रोमांच घुला हुआ था। नवरात्रि अभी बीती ही थी और करवा चौथ आने को था। सुबह से मैं काम में जुटी हुई थी, लेकिन सुरसा के मुंह जैसा फैला हुआ काम समेटने में ही नहीं आ रहा था। इसलिए मेरा मन मौसम के उस गुनगुने एहसास पर नहीं, बल्कि बर्तनों के उस ढेर पर था जिसने मेरे आधे किचन पे कब्जा जमाया हुआ था। वैसे गलती मेरी ही थी। खुद की शादी को 28 साल होने आए और करण की शादी को कोई 1 साल। इस बार मैं फिर भूल गई थी कि मैंने अपनी शादी की चुनरी कहाँ रखी है। उसे खोजने का अभियान ये था कि अलमारी में रखे सारे कपड़े बेड पर आ चुके थे। यहाँ तक कि आनंद की अलमारी के कपड़ों को भी मैं अस्त व्यस्त कर चुकी थी। लेकिन अपने दिमाग पर इतना जोर डालने के बाद भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने चुनरी कहाँ रख दी। ऊपर से अपने अस्त व्यस्त फैले घर को देखकर उसको समेटने के ख्याल से ही मेरा मन बैठा जा रहा था। कुछ ना सूझा तो मैंने गैस पर चाय चढ़ाई और मोबाइल उठाकर टाइम देखा। 3:30 बजे थे। शायद तनु फ्री हो इस वक्त। सोचते हुए मैंने चाय छानी और कप लेकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते हुए उसका नंबर डायल कर दिया। अपनी बहू से गप्पे लड़ाना मुझे एकदम तरोताजा कर देता था। लगातार रिंग जाती रही तो याद आया, करण ने बताया था कि तनु आजकल ज्यादा बिजी है। मैं कॉल काटने ही वाली थी कि तनु की खनकती हुई आवाज आई। हेलो मम्मी, नमस्ते, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा, बिजी थी क्या? मैंने पूछा तो वो बोली, अरे चलता रहता है कुछ ना कुछ, आप बताओ कैसी हो? ठीक हूँ तनु, तुझे याद तो है ना, कल तेरा पहला करवा चौथ है। देख, मैंने पूजा का सारा सामान इसलिए भिजवा दिया था कि अनजान शहर में तुझे कुछ ढूंढना न पड़े। याद है मम्मी। अच्छा सुन, पूजा में वो मरून साड़ी जरूर पहनना। मैंने तुझे समझाया था ना, हमारे यहाँ बहुएं उसे पहली करवा चौथ पर जरूर पहनती हैं। ठीक से बांध तो लेगी ना? फिर पीछे से कुछ आवाजें आने लगी तो तनु जल्दी से बोली, मम्मी अभी कोई जरूरी काम है, रात में बात करूंगी, आराम से। आप एक बार सब कुछ फिर बता देना प्लीज ना। अब मुझे हल्कापन महसूस हो रहा था। चाय की चुस्कियों में मैं तनु को वही मैरून साड़ी पहने सजी धजी देख रही थी। अनायास बने रिश्ते ही दिल को बांधे रखते हैं, क्योंकि उनमें बाद में जबरदस्ती प्यार उड़ेलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस सहमी सी आंखों में शैतानी समेटे लड़की से मेरे दिल के तार ऐसे अचानक नहीं जुड़े थे। जब पहली बार करण ने मुझे अपनी पसंद से मिलवाया था, मम्मी ये तनु है, मैंने हैरानी से उसके चेहरे को देखा था। ये इतनी जल्दी इतना बड़ा भी हो गया। कल तक तो अपने हाथों में टी शर्ट लेकर मेरे पीछे डोला करता था। मम्मी बताओ ना, कौन सी पहनूं, वाइट या येलो, या फिर मुंह लटकाए बुदबुदाता? इस बार फिर मैथ में रह गया मम्मी, प्लीज पापा को संभाल लेना ना। बड़ा होते होते वो मेरे बेटे के साथ साथ एक दोस्त भी बन गया था। हालांकि कॉलेज और नौकरी लगने के बाद वो थोड़ा बिजी हो गया था। हाँ, मैं ये समझती थी, थोड़ा अकेलापन जो शायद हर माँ को महसूस होता होगा, वो मुझे भी होता था। लेकिन उसकी तरक्की मुझे खुशी भी दे रही थी। और आज करण की आंखों में जो चमक दिखाई दे रही थी, जिस तरह उसने तनु को मुझसे मिलवाया था, मैं समझ गई थी कि मुझे उसकी शादी के बारे में कोई फैसला लेना होगा। मैंने मुस्कुराकर करण को देखा और उसके बिखरे हुए बालों को संवारते हुए उस लड़की पर नजर दौड़ाई। ये लड़की क्या मेरे करण का ख्याल रख पाएगी? सोचते हुए मैं अचकचा गई। कंधों तक कटे हुए स्टेप कटिंग बाल, टाइट जीन्स और टी शर्ट पहने वो दुबली पतली सी लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर मुझे ही देख रही थी। तनु, मैंने धीरे से कहा तो वो एकदम आगे आ गई। उसकी आंखों में वही चमक थी, करण वाली,
बस उसमें थोड़ी नमी भी थी। मैं आगे कुछ कह पाती, कुछ पूछ पाती, इससे पहले उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए कस के और बहुत धीरे से बोली, मम्मी। मैं उसका चेहरा देखती रही। ऐसे कैसे कोई किसी को मम्मी कह सकता है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो दिल से कह रही थी। लेकिन मैं उसे क्या कहूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। हम में से अधिकतर लोगों के दिमाग में रिश्तों को लेकर एक खांचा बना होता है। अगर कोई नया इंसान उस खांचे में फिट बैठ जाता है तो हमें एक निश्चिंतता होती है। मैं भी अपने परिवार और अपनी ससुराल के बनाए उस खांचे में खुद को फिट करने के लिए अपने आप को इस कदर काट छांट चुकी थी कि आज की मिसेस आनंद शर्मा में सुप्रिया पांडे का एक अंश भी नहीं बाकी था। हालांकि मेरे दिमाग में बहू की एक जो रूपरेखा बन चुकी थी, उस पर अब ये लड़की फिट नहीं हो रही थी। फिर भी उसे देखकर न जाने क्यों मुझे वही बेपरवाह सुप्रिया याद आ रही थी जो मेरे अंदर कहीं खो चुकी थी। हम दोनों को ड्राइंग रूम में बैठा छोड़कर करण न जाने कहाँ चला गया। अपने पैरों को मोड़कर मेरे सामने वाले सोफे पर तनु ऐसे आराम से बैठी थी मानो ये उसी का घर हो। मुझे सवाल कुछ सूझ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं चुप बैठी रही और वो पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बातें करे जा रही थी। मैं उसके लिए चाय बनाने किचन में गई तो वो भी मेरे पीछे पीछे किचन में चली आई। कुछ झिझकते हुए वो बोली, मैंने किसी को कभी मम्मी नहीं कहा, जन्म देने वाली मम्मी को कभी देखा नहीं, और पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। हमेशा हॉस्टल में रही हूँ, लेकिन घर को तरसती रही। पर एक प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ें आती नहीं है मुझको। वो कहते कहते थोड़ा झिझक रही थी। उसकी आंखों की नमी को मैं महसूस कर रही थी। मैं और करण कॉलेज के फाइनल ईयर में साथ थे। अब मुझे भी गुजरात में एक जॉब ऑफर हुई है, बस मेरी और करण की कंपनी अलग अलग है। अभी इस जानकारी से मैं दो चार हो ही रही थी कि वो चहकते हुए बोली, पता है मम्मी, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ और नूडल्स भी, और न जाने क्या क्या बचकानी सी बातें वो मुझे बताती रही, जिसे सुनकर मुझे हंसी आ गई। लगा ये भी कोई बताने की बातें हैं, और वो भी अपनी होने वाली सास को। लेकिन मैं इतना समझ चुकी थी कि तनु दिल की बिल्कुल साफ है। फिर वो बोली, करण ने मुझसे कहा कि मैं आपसे कहूँ मुझे देवानंद पसंद है, लेकिन पता है मुझे तो रणवीर सिंह पसंद है। उसने कुछ झिझक कर कहा। अब मेरी हंसी नहीं रुकी। मैंने कहा, वो तो करण के पापा को भी बहुत पसंद है, और मैं सच बताऊं किसी को पता नहीं है। मुझे देवानंद नहीं, जॉन अब्राहम पसंद है। उसके भोले चेहरे पर हैरानी देखकर मेरी हंसी और तेज हो गई, इतनी कि आंखों में आंसू आ गए। ये अजनबी लड़की अब मेरे दिल में उतरती जा रही थी। बाद के कुछ दिनों में हमारा रिश्ता एक माँ बेटी की ममता, दो सहेलियों के बीच की गप्पें, एक बिदकती हुई बहू को गृहस्थी की नकेल डालती हुई सास, इन सभी पायदानों से गुजर रहा था। इधर बेचारे आनंद और करण शादी की तैयारियों में लगे थे। अगले कुछ दिनों में मैं तनु को जीरे और अजवाइन में फर्क करना सिखा रही थी, बटन टाँकना और साड़ी की प्लीट्स बनाना सिखा रही थी, और वो मुझे बालों में रोलर लगाने से लेकर आई शेडो लगाना सिखा रही थी। एक दिन मैं स्टोर रूम से कुछ निकालने गई तो तनु मेरे पीछे पीछे चल दी। उस स्टोर रूम में एक संदूक था जिसमें मेरे मायके की कुछ यादें सिमटी हुई थी। उसे मैंने सबसे छुपा कर रखा था, या यूं कहें कि उसे किसी ने खोलने या जानने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन तनु उस संदूक को खोलने की जिद पर अड़ चुकी थी। मैंने संदूक खोला तो वो मेरी पुरानी कुछ तस्वीरें हाथ में लेकर हैरानी से मुझे देखने लगी। मम्मी, आप और पैंट शर्ट में, वाओ! उसने जब गोल गोल आंखें करके पूछा तो मैं ठिठक गई। मैंने उसे सोच में डूबे देखा तो अच्छा चल ये छोड़ ये सब, कहते हुए मैं उसे बाहर खींच लाई।
काम भी तो बहुत थे। सबसे बड़ा काम तो शादी के दौरान रिश्तेदारों की टोका टोकी से तनु को बचाना था। मेरी बुआ सास तो खासी चिंतित थी। ये लड़की कैसे रीति रिवाज परंपराएं निभाएगी, भला इतना तो लड़कपन है इसमें। फिर वो सख्त हो जाती। देखो सुप्रिया, माना कि तुम बहू और बेटी में फर्क नहीं करती, लेकिन बहू को बहू की ही तरह रखना चाहिए, समझी? मामी सास बीच में टोक देती। और नहीं तो क्या, सुबह सुबह सबके पैर तो छूती नहीं है। तनु को मैं बहुत समझाती, लेकिन नर्वसनेस और हड़बड़ाहट में उससे गलतियां हो ही जाती। तनु के मासूम चेहरे पर जब मैं चिंता देखती तो मुस्कुराते हुए उसके गाल थपथपा देती, लेकिन कभी कभी मन में शंका हो जाती, मेरा फैसला ठीक तो था ना? परिवार की जिन परंपराओं को मैंने बखूबी निभाया था, उनका मान तनु रख तो पाएगी ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगी? यादों में डूबे हुए कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। शाम का धुंधलका मेरे आंगन में उतर आया तो मैंने जल्दी जल्दी चाय का कप किचन में रखा और सामान समेटने में लग गई, और फिर रात के खाने की तैयारी की। इसी बीच मैंने एक बार फिर तनु को फ़ोन लगाया। उसकी थकी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। हाँ मम्मी, अभी ऑफिस में ही हूँ, कल हाफ डे ले लूँगी। ओह, मुझे चिंता हो आई। बेटा तुम सुबह अच्छे से सर्गी खा लेना और दिन में दूध फ्रूट्स वगैरह भी ले लेना। नहीं नहीं मम्मी, मैं भी आपकी तरह ही व्रत रखूँगी, उसने कहा तो मेरी चिंता और बढ़ गई। अच्छा, तूने पैकेट से करवा वगैरह निकाल लिया था ना? और हाँ, करण से मैंने कह दिया है, वो मिठाई वगैरह कल ला देगा। और मैंने करवा चौथ का कैलेंडर भी रखा है, जब पूजा करेगी तब उसकी कहानी ज़रूर सुनना। करण को मैंने कह दिया है, वो तुम्हें कहानी पढ़कर सुना देगा। और हाँ, पैरों में महावर ज़रूर लगा लेना, मैंने सामान में वो भी भेजी है। और चांद को देखकर ही जल चढ़ाना। और वो मरून वाली साड़ी, तू सुन रही है ना तनु? मैंने पूछा तो वो बोली, हाँ हाँ मम्मी। मेरे कानों में सासू माँ की कही ताकीद गूंज गई। एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, मैंने बताया था ना कि हमारे घर में हर नई बहू को अपनी पहली करवा चौथ पर वो मरून साड़ी पहननी होती है। बेटा तू भूलना नहीं, तनु ने जल्दी से कहा। हाँ मम्मी, आपकी हर बात नोट कर ली है मैंने, बस अब निकलती हूँ, बाय मम्मी, उसने कहा। तो बाय कहते हुए मैंने मन में एक दुआ पढ़ ली कि सब ठीक हो जाएगा। त्योहार के इंतज़ाम अभी भी बाकी थे, ढेर सारे पकवान बनाने थे और सासू माँ को फ़ोन करके ये भी पूछना था कि उन्हें वो बायने की साड़ी मिल तो गई ना, जो कुरियर करके भिजवाई थी। इन सब चक्करों में कब दिन बीता और कब पूजा करने का वक्त आ गया पता ही नहीं चला। चांद निकला या नहीं ये देखने के लिए आनंद जब छत पर जाने लगे तो मुझे करण याद हो आया। अब तक न जाने कितनी बार वो सीढ़ियों पर चढ़ उतर चुका होता। मैंने उसे फ़ोन मिलाया और पूछा कि तनु तैयार हो गई है ना? तो उसने बताया कि वो अभी कुछ देर पहले ही लौटी है, बहुत थक गई है, जीन्स और शर्ट में ही पूजा की तैयारी करने में लगी हुई है। यानी मेरे इतना कहने के बावजूद उसने वो मरून साड़ी नहीं पहनी थी। मेरा मन कुछ कसैला हो गया। वो करवा चौथ जिसके लिए मैंने इतनी तैयारियां की थी, ज़रूरत का हर सामान अपनी बहू को कुरियर किया था, और उस हसरत का क्या जिसे मैंने इतने समय से अपनी बहू के लिए पहले करवा चौथ के लिए संजोया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पास ही मेरा फ़ोन रखा था जिस पर तनु का नाम फ्लैश हो रहा था। वो लगातार कॉल कर रही थी मगर मैंने नहीं उठाया। जिसको मैंने इतना प्यार किया, जिसके इतने नाज नखरे उठाए, वो मेरी एक बात का मान भी न रख सकी। कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज ज़रूरी होते हैं, उनको मानने में इतनी परेशानी क्यों थी? ऐसे ही सवालों से मैं घिरी जा रही थी। अरे सुप्रिया, कहते हुए आनंद अंदर आए और अपने हाथ में लिए एक पैकेट को दिखाते हुए बोले, देखो सुप्रिया, कुरियर की एक्सप्रेस डिलीवरी आई है, तनु ने भिजवाई है। मैंने पैकेट को उलटते पलटते देखा तो उसकी स्लिप पर बड़ा बड़ा लिखा था, मम्मी के लिए करवा चौथ का बायना। मैं हैरानी से वो पैकेट देख रही थी और सोचने लगी, तनु को कैसे पता चला कि आज के दिन सास को बायना दिया जाता है?
उत्सुकता से मैंने पैकेट खोला तो उसमें सुंदर सी कुर्ती और जीन्स थी। मेरी जैसे सांसें थम गईं। आनंद हैरानी से खड़े देख रहे थे और मेरी भीगी हुई आंखों से होती हुई मुस्कुराहट मेरे होठों पर फैल रही थी। उस दिन स्टोर में खड़ी तन्नू मुझे याद आ गई। कितनी आसानी से उस बेपरवाह लड़की ने मेरे मन के उस कोने को छू लिया था, जहां अपनी ख्वाहिशों की कब्र बनाकर मैं कब का भूल चुकी थी। तभी बाहर से चांद दिख गया की आवाजें आईं तो मैं पूजा की थाली लेकर छत पर आ गई। मैंने आनंद से कहा, अभी करण को वीडियो कॉल करें क्या? आनंद ने फोन लगा दिया। चांद को जल चढ़ाकर और पूजा करके मैं उसे करवा चौथ की कहानी सुनाने लगी कि सातों भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख पा रहे थे। तभी मेरी निगाह स्क्रीन पर दिखाई देती तन्नू पर पड़ी। उसके मुरझाए चेहरे पर बड़ी सी लाल बिंदी थोड़ी टेढ़ी लगी हुई थी। उसने वही मरून साड़ी पहनी हुई थी। तभी उसके महावर लगे पैरों के ऊपर मुझे जीन्स की एक झलक दिखाई दी। मुस्कुराते हुए मेरी आंखें भर आईं। वो नहीं जानती थी कि अचानक वीडियो कॉल हो जाएगी, जिसके जरिए मैं उसे देख सकूंगी। इतनी थकावट के साथ भी उसने वो भारी भरकम साड़ी पहनी। पैरों में महावर लगाकर दुल्हन का पूरा श्रृंगार करना कितना मुश्किल काम रहा होगा उसके लिए। ये सब उसने किया मेरी मान्यताओं, मेरी परंपराओं के लिए। चाहे उसने जीन्स टी शर्ट पर ही साड़ी लपेटी, लेकिन मेरी बात रख ली। मुझे खामोश देखकर उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मैंने रुंधे गले से कहा, बहुत सुंदर। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी नई से नई कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।